तो केमिकल बॉन्डिंग में हम ये टर्म देख चुके हैं। लुईस एसिड इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो लोग, जो भी मॉलिक्यूल है जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, आइडियली आई शुड से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट हमने ये भी देख लिया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं भी होते, पर उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने के कारण दे आर लुईस एसिड। तो लुईस एसिड की तीन कंडीशंस हमने देखी थी। फर्स्ट कंडीशन, इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सेकेंड, इट मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर कोई भी लुईस एसिड जिसका ऑक्टेट भले ही कंप्लीट पर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, स्टिल दैट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवन। इसलिए अगर ऑक्टेट नहीं भी, ऑक्टेट आपके पास किसी मॉलिक्यूल का कंप्लीट भी है पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स आ गए, तो कंडीशन सेंट्रल एटम, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड या ऑनवर्ड हायर पीरियड्स का। तो यहां पर जब हम लुईस एसिड की बात करेंगे तो वी आर जस्ट रिकॉलिंग द एग्जांपल BF3, ElCl3, they are hypovalent। जब भी कोई मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम हाइपोवेलेंट होगा, उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो उसके पास डेफिनेटली एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर कोई सेकेंड पीरियड का मेंबर है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो उसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। लेकिन अगर यही कोई मेरे को ये बोल दे SiCl4, सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, भले ऑक्टेट कंप्लीट है पर इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल तो है, ये किसी से लोन पर लेके अपने d ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर सकता है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इट्स ए लुईस एसिड। अगर PCl5 ले लो, फॉस्फोरस के पास हाइपरवेलेंट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट बट एम्प्टी d ऑर्बिटल्स ऑन फॉस्फोरस मेक इट लुईस एसिड। तो लुईस एसिड होने के लिए प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, जरूरी नहीं कि वो एम्प्टी ऑर्बिटल d ऑर्बिटल हो। जैसे कि यहां बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एम्प्टी ऑर्बिटल इज p ऑर्बिटल। बेरिलियम हेलाइड हाइपोवेलेंट, it is having empty orbital, so it's a Lewis acid। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो, अगर मैंने BeCl2 का रिएक्शन किसी लोन पेयर कैरी करने वाले ग्रुप के साथ ले लिया, Cl- जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो Cl- इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकता है। सो दिस इज लुईस एसिड, दिस इज लुईस बेस। लुईस एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज एडप्ट। लुईस एसिड होने के लिए कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर सेकेंड पीरियड का मेंबर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल लाना है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, कंपल्सरी है। यहां पर कई बार एक स्टेटमेंट आ जाती है कि क्या केटायंस आर लुईस एसिड? क्या केटायंस लुईस एसिड होंगे? केटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जरूरी नहीं है कि केटायन हो गया तो वो लुईस एसिड होगा, जरूरी नहीं है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने आपके सामने एक केटायन ले लिया CH3 पॉजिटिव, यहां चेक करके देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है,
CH3 पॉजिटिव में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्या कार्बन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। सो इट इज ए लुईस एसिड। पर अगर बिकॉज कार्बन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, so it can gain lone pair, so it is Lewis acid। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं NH4+ अमोनियम, ये भी केटायन है, क्या यहां नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है। क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? कार्बन नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है ना, उसके पास कोई p ऑर्बिटल इस वक्त एम्प्टी है? नहीं है। क्या d ऑर्बिटल अवेलेबल है? वो भी नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सारे केटायन लुईस एसिड होंगे। जनरली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जनरली केटायंस आर लुईस एसिड, बट ऑलवेज दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जनरली केटायंस आर लुईस एसिड provided they have empty orbital, but every time it is not possible. For example, this is well known cation hydronium ion. Can you tell me, is it a Lewis acid? क्या हाइड्रोनियम आयन लुईस एसिड होगा? नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑक्सीजन के पास चेक करो 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रॉन, इट हैज ऑक्टेट, इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। पर ऑक्सीजन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल भी नहीं है। पर अगर यही कोई ये कह दे H+, इज इट अ लुईस एसिड? क्या H+ का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इसका ड्यूप्लेट इनकंप्लीट है। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। सो यस, इट इज अ लुईस एसिड बिकॉज इट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल। Which orbital is empty? 1s orbital. So क्या all cations are Lewis acid? Is this statement true? All cations are Lewis acid? No. Generally cations are Lewis acid. अगर कोई आपसे ये पूछे FeCl3, zinc chloride, are they Lewis acid? Yes or no? क्या ये Lewis acid हैं? FeCl3, जिंक क्लोराइड, यहां पर सेंट्रल एटम चेक करो डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। और अगर सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का है, उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, भले उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, हमें ये परवाह नहीं करनी, बट उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो क्या वो किसी से लोन पेयर कैरी करके अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में रखवा सकता है? यस, रखवा सकता है। सो बिकॉज दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, because iron and zinc has empty d orbital, so they are Lewis acid. They are Lewis acid because उनके पास empty d orbital है। अब उसके बाद लुईस एसिड की कंडीशन में, मतलब और कौन कौन से मॉलिक्यूल लुईस एसिड हो सकते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये पॉइंट किया भी था और यहां मैं दोबारा बताने वाला हूं। इन ए मॉलिक्यूल वेयर सेंट्रल एटम हैज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड with surrounding atom, and
surrounding atom is more electronegative. This is another condition for a compound, for a species to be called as Lewis acid. This is another condition. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3 आर लुईस एसिड? अब यहां पे अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, अगर मैं इसकी बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में चेक करूं, क्या सेंट्रल एटम का सराउंडिंग एटम के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? और सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम। तो यहां पर ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, क्योंकि सराउंडिंग एटम जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सेम हियर, oxygen will pull electron pair from sulfur towards it, generating positive charge on the central atom. और जब जब सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब जब सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, it will behave like a Lewis acid. It will behave like a Lewis acid. Right? This is all what we have studied in the chemical bonding. ये उसकी क्विक रिवीजन थी कि लुईस एसिड में कौन कौन रोल प्ले करेगा। अब आपसे कोई ये पूछे ना कि यहाँ कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, पर कार्बन के 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये लुईस एसिड कैसे? ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में एडवांस लेवल में लेके जा रहा हूं। आपको यह पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, इट इज एसिडिक। जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला लुईस बेस इसके संपर्क में आता है, मान लो मैंने इसका रिएक्शन करवाया OH- के साथ और मिलके ये बना HCO3-। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे भी आने वाले टाइम में, ऑर्गेनिक में सब कुछ ये करोगे। कार्बन डाइऑक्साइड में जब OH- इसे इलेक्ट्रॉन पेयर देने आता है, तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, इसी कारण से कोई नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और जैसे OH- इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने आता है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसलिए ये नहीं कि कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन OH- जैसे इसे इलेक्ट्रॉन देने आएगा, ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगी। तो इन एक तरीके से तो कार्बन ने किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो यहां पर जब भी कभी पाई बॉन्ड में यहां पे जो कंडीशन लगी ना, वाई डबल बॉन्ड, वाई ट्रिपल बॉन्ड, ये कंडीशन इसीलिए लगी है क्योंकि जब आप आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक की रिएक्शंस पढ़ोगे, आप हमेशा ये चीज पढ़ोगे, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला इस पे अटैक करेगा, तो यहां सिग्मा और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड इज इजियर टू ब्रेक देन सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये देखना, O पे माइनस, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, OH। अब OH ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए थे ना, डोनेट किए थे OH ने, तो OH न्यूट्रल हो गया क्योंकि उस पर +1 चार्ज आ गया, -1 +1 न्यूट्रल। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किए हैं, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह के रिएक्शन आप आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, जब भी कभी कोई
लोन पेयर देने वाला लुईस बेस किसी ऐसे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा जहां सेंट्रल एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना के बैठा सराउंडिंग एटम के साथ, और सेंट्रल एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो लोन पेयर डोनेट करे, लुईस बेस, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे ये लोन पेयर देने आएगा, कार्बन से ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन शुरू से कार्बन पर टॉर्चर कर रहा था कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, जैसे कार्बन को कोई दूसरा सोर्स मिलता है ना इलेक्ट्रॉन देने का, ये ऑक्सीजन तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो इस तरह के जितने भी रिएक्शन होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिड, OH माइनस, बेस, एसिड बेस रिएक्शन, दे आर लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन। खैर, ये सारी चीजें आप आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में करोगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उस पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू डिफरेंट एटम हो, सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई नेगेटिव उस पर अटैक करता है, और अगर कोई नेगेटिव इस पे इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, अगर इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए तो उसके ऊपर टैग लग जाएगा कि ये लुईस एसिड है। अब कोई ये पूछेगा कि OH माइनस के आने से कार्बन को क्या फायदा हुआ, ऐसा होने से क्या हुआ, तो उसका आंसर आप ऑर्गेनिक में सीखोगे। ये सारी चीजें, रिएक्शन मैकेनिज्म, सब आप ऑर्गेनिक में सीखोगे। मैं उसको यहां पे बता के अपने टॉपिक से ऑफ द ट्रैक नहीं जा रहा। So the point of discussion is, whenever a central atom which is having positive charge and it is surrounded by more electronegative atom, it can attract with someone negative. Whenever someone negative will attack on it, it will behave like Lewis acid, it will behave like Lewis base. जैसे अगर आपको याद हो आपने कभी केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज पढ़ी थी, PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, ऐसा करके कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, है ना। तो ये कैसे बना, PCl6 माइनस बना कैसे PCl5 है और इस पे Cl माइनस का अटैक हो रहा है। अब ये बताओ, यहां पर लोन पेयर देने वाला कौन है? लोन पेयर देने वाला कौन है? Cl माइनस। तो Cl माइनस क्या बन गया? लुईस बेस। और लोन पेयर गेन कौन कर रहा है? लोन पेयर ले कौन रहा है? फॉस्फोरस, क्योंकि उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है। अब जैसे यहां पे Cl माइनस अटैक करेगा तो यहां पर 6 क्लोरीन लग जाएंगे और यहां पर फॉस्फोरस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इट हैज प्लेड द रोल ऑफ लुईस एसिड बिकॉज इट गेन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। Cl minus is Lewis base. It donated lone pair. So this is Lewis acid Lewis base reaction. अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मुझे पढ़ाते पढ़ाते अभी आपकी क्लास के किसी बच्चे ने पूछा, अच्छा लगा सवाल, उसका जवाब आप बताना क्या दोगे। उसने पूछा है, सर क्या H3O प्लस लुईस बेस है, क्या ये लुईस बेस का रोल प्ले करेगा? क्या ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगी? कुछ का आंसर आया यस, कुछ का आंसर आया नो। आंसर इज नो, बिग नो।
क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसने अपने लोन पेयर को टाइटली पकड़ा है। अब वो खुद, जिस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, वो लोन पेयर नहीं देगा कभी किसी को। इसलिए ये मान के चलना कि दिस इज नॉट लुईस बेस, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने लोन पेयर को टाइटली पकड़ के बैठे। सो जब भी किसी ने लुईस बेस बनना ना, ये ध्यान रखना, लुईस बेस के लिए न्यूट्रल एटम पे लोन पेयर हो। अगर न्यूट्रल एटम है उस पे लोन पेयर हो, उसका ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट, ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट, at least one lone pair should be there. Right? अब अगर कोई आपसे ऐसे पूछे वाटर, एल्कोहल, एमीन, आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे भी आप, एमीन, क्या यहां पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या यहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट है? उन पे लोन पेयर है कम से कम एक। सो यस, दे आर लुईस बेस। दे आर लुईस बेस। और पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था एनायंस, एनायंस विद कंप्लीट ऑक्टेट, एनायंस जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिनके पास लोन पेयर हो, एनायंस हो, दे कैन बिहेव लाइक लुईस बेस। सो लुईस एसिड लुईस बेस थ्योरी हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश ही है। इससे ज्यादा आपको, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा रिकॉल कराना चाहता हूं, प्रीवियस क्लासेस में केमिकल बॉन्डिंग में किया था। कार्बीन, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, एक लोन पेयर। टेल मी, अगर आपको याद हो, बच्चों याद है आपको, क्या ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है? कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, देखो, जस्ट टेल मी योर आंसर, 1 और 2। या तो लुईस एसिड है या लुईस बेस है। कार्बीन, वेरी गुड, शाबाश, इट्स ए लुईस एसिड। भले कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, पर ये लुईस बेस क्यों नहीं बन पाया? इसके ऊपर तो लोन पेयर था, क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लुईस बेस के डेफिनेशन में फिट ही नहीं। इट्स हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट, इट्स ए लुईस एसिड, इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये स्टेटमेंट देखो, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर लुईस एसिड्स। ट्रू या फॉल्स? ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर लुईस एसिड। यस, 100% ट्रू, 100% ट्रू। क्योंकि जब जब आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब वो हाइपोवेलेंट है, वो हाइपोवेलेंट है, उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। पर अगर मैंने ऐसा बोल दिया, फॉर टू बी कॉल्ड एज लुईस एसिड, molecule must be electron deficient. Is it true or false? क्या ये जरूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो? नो, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल क्या दोगे? PCl5, FeCl3, SiCl4, SnCl4 हाइपरवेलेंट है। इनमें से जरूरी थोड़ा ना कि सबका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। They all have complete octet, but they have empty d orbital. That's why they are Lewis acid. Even carbon dioxide, sulfur dioxide,
SO3 आर लुईस एसिड। अच्छा, अब आप मेरे को एक जवाब दो, एक जवाब दो, SO3 लुईस एसिड क्यों है, क्या रीजन दोगे? SO2 लुईस एसिड क्यों है, क्या रीजन दोगे? वाई? क्योंकि यहां पे सल्फर पे सराउंडिंग एटम के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज फीलिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इट इज फीलिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अब यहां पे एक बच्चे ने सवाल किया, अच्छा सवाल लगा मेरे को, सर जिंक के पास तो d ऑर्बिटल फुली फिल्ड था, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0, जिंक के पास तो कोई d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो फिर इसे लुईस एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास 4s ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पे अकोमोडेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप लोग ये पढ़ोगे कि जिंक कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं, जिंक अपनी मैक्सिमम वैलेंसी 4 कर सकता है, यानी कि अगर जिंक ने 2 बॉन्ड बनाए ना, 2, तो ये 2 बॉन्ड और बनाएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाने के लिए, और जब ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड या 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है जिसमें 2 इसके साथ पहले से बने पड़े, तो जब भी इसके अराउंड अगर कोई ऐसा बोल दे जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, अगर मैंने इसको 4 अमोनिया मॉलिक्यूल दे दिए तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है लाइक दिस। आगे जाके आप क्लास 12th में पढ़ने भी वाले हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और 4 बॉन्ड बनाते वक्त अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, इसलिए जिंक के पास भले एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, पर ये अपने 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल का यूज करके अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है, जिसके कारण ये एम्प्टी d ऑर्बिटल के कारण नहीं, ये अपने एम्प्टी s और एम्प्टी p ऑर्बिटल के कारण लुईस एसिड कहलाता है। तो यहां पे मैं लुईस एसिड और लुईस बेस की डिस्कशन वाइंड अप कर रहा हूं। जिसको कुछ सवाल पूछ रहे हो दे कैन रेज योर हैंड, और मैं उनमें से कोशिश करता हूं मैक्सिमम के आंसर जल्दी से दे सकूं। अंकित सिंह, हाँ अंकित, देखो जब मैंने यहां पे लिखा ना मुझे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोल देता हूं, आयरन के पास तो एम्प्टी d ऑर्बिटल है, ठीक है, मैं ऐसे बोलता था आयरन एंड जिंक हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, ये बोल देता हूं, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी नहीं कि d ऑर्बिटल ही, s ऑर्बिटल एम्प्टी है, उसके पास 4p भी एम्प्टी है, क्योंकि जिंक का हाईएस्ट क्वांटम नंबर 4 था ना, तो 4s भी एम्प्टी है 4p भी एम्प्टी है, तो जिंक 4 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हुए 4 बॉन्ड बना सकता है, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट होके 8 इलेक्ट्रॉन दिखे उसके पास, ठीक है। हाँ ओके, एम्प्टी ऑर्बिटल बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आर्यन सिंह, आर्यन, हाँ आर्यन, हाँ बिल्कुल, लुईस एसिड होगा, मान लो मैं इसकी बात करता हूं, आने वाले टाइम में आप फ्री रेडिकल पढ़ोगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यहां कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा ना? अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर लुईस एसिड, ये लुईस एसिड गिना जाएगा। करेक्ट, टेक्निकली आइडली ये डेफिनेशन रिस्ट्रिक्टेड है लोन पर एक्सेप्ट करने वालों पे,
पर अगर कोई ये कह दे ना कि कैन इट बिहेव लाइक लुईस एसिड, इट इज पॉसिबल। वो उस समय जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ले रहा, कम से कम इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा तो रख रहा है, उसे एक इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो है। ठीक है, एक्चुअली जब ये लुईस ने ये डेफिनेशन दी थी ना, लुईस एसिड लुईस बेस, तो मैक्सिमम टाइम ये इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए थी, जब लुईस एसिड लुईस बेस एडक्ट बनाते हैं तो उस हर रिएक्शन में ऐसा हो रहा था कि लुईस बेस लोन पेयर दे रहा था। तो बेसिकली वो डेफिनेशन इसी कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई थी, एसिड बेस व्हाई दे प्रोड्यूस सॉल्ट। हर बार तो एसिड बेस रिएक्शन H+ का लेन देन से नहीं होगी, कई बार एसिड बेस रिएक्शन लोन पेयर के लेने देने से होगी। तो एसिड बेस रिएक्शन दे कैन हैपन बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय द एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। In that context, Lewis acid base theory successfully explain it. ठीक है, ओके। राजकुमार, राजकुमार कौन सा वाला? जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, D10 कॉन्फ़िगरेशन थी, इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन कोई तो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जिसके कारण इसको लुईस एसिड का टैग मिल रहा है। इसके पास वैलेंस शेल है 4s, अगर 4s सब शेल है तो 4p भी है, और s और p एम्प्टी ऑर्बिटल है यहां पे। और जिंक अपनी मैक्सिमम वैलेंसी 4 करने के लिए इन चारों ऑर्बिटल में किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, जिसके कारण इस पर टैग लग जाता है कि ये लुईस एसिड है, बिकॉज इट हैज एम्प्टी 4s एम्प्टी 4p। in these empty orbital it can gain electron pair, that's why it is called as Lewis acid. आयुष अनम्यूट करके अपने हैंड रेस करके पूछ ले। शुभम, शुभम नहीं, ये कंडीशन ना, ये देखो ये कंडीशन नहीं है, उसका वैलेंस शेल तो 4 है ना, वैलेंस शेल तो 4 है ना, 4s 4p वाले ऑर्बिटल अलाउड है, मैं 5 पे नहीं गया। ठीक है, शुभम के बाद आयुष, यू वांटेड टू आस्क, लेकिन यार हैंड रेस करके पूछ ले। ओके, ओजस्वी जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट, क्योंकि मैं बोल के बताना चाह रहा हूं। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब से, हाँ आयुष जल्दी पूछ, शाबाश, इतना टाइम लगा दिया पूछने में। ऑल, वेट, ऑल न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच है ना? देखे पहले, अगर तो न्यूट्रल बोला ना, तो उसके पास ऑक्टेट पूरा हो, न्यूट्रल है, लेकिन लोन पेयर होना चाहिए कंपल्सरी, क्योंकि लुईस बेस वो जो लोन पेयर डोनेट करे। इसलिए अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी है, हाइपर वेलेंट भी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां क्लोरीन ले रहा हूं, एनायन है वो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस है, पर ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं कहला रहा, क्योंकि इसका जस्ट ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइपर वेलेंट नहीं है। पर अगर कोई ये कह दे SF6, या तो सल्फर के ऊपर 6 बॉन्ड है, 12 इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, पर सल्फर पे लोन पेयर नहीं है, सल्फर पे लोन पेयर नहीं है, अब ये लुईस बेस नहीं आया। लुईस बेस होने की कंडीशन है कि मेरे पे लोन पेयर होना चाहिए, मैं किसी को लोन पेयर डोनेट करूं। इज दैट क्लियर? ओके, वेलकम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट।
आज की क्लास और अगली 2 क्लासेस आयनिक इक्विलिब्रियम की बेस बनाने वाली होंगी। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है रोज घर पे। जो मैं सिखाने वाला हूं ये लिख लिख के प्रैक्टिस। हम हेडिंग बनाएंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। ये टॉपिक हार्डली 15 मिनट का है, पर मैंने शायद पौना घंटा इसी पे लगाना है। मैं अभी आपको ये नहीं सिखाने लगा कि इसके पीछे की थ्योरी पॉइंट्स क्या है। मैं आपको पहले ये सिखाने लगा हूं आपने इसको लेके क्वेश्चन करना कैसे है। जो सिखाने लगा हूं उसमें अभी कोई इफ एंड बट्स नहीं। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर कैरी करूंगा, पर जो पहले सिखाने लगा हूं ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट पता नहीं, अभी नहीं सिखा रहा। बस चुपचाप सुनते रहना। 15-20 मिनट बाद मैं बोलूंगा अच्छा अब मैं इसके रीजन देता हूं। तो पहले अभी जो हम सुनने लगे हैं पेशेंटली सिर्फ सुनना है, लिखना है कॉपी में, और उसके साथ साथ आपका पेन चलना चाहिए। कभी भी मैंने आपको ऐसे बोल दिया Ka Kb, this word means dissociation constant of acid. It is the symbol. Dissociation constant of base. मैंने आपसे बोला है राइट डाउन expression for Ka of, let's say, acetic acid। यही मैंने प्रैक्टिस करानी है आज। of H2CO3 of HS minus of H2PO4 minus of H2C2। अब आपने करना क्या है, जिसके लिए भी मैंने आपसे पूछा ना राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर Ka, तो इसका मतलब है राइट डाउन इट लाइक अ ब्रोंस्टेड एसिड। तो करना क्या है, एसिटिक एसिड ले लें एक्वस, इसे पानी में डिसॉल्व किया, फिक्स सॉल्वेंट वाटर, और अब क्योंकि ये एसिड है और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ एक है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें हमेशा हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन इज द एसिडिक हाइड्रोजन। अगर मैंने फॉर्मिक एसिड भी लिख लिया, मीथेनोइक एसिड, only this is acidic, this is not acidic hydrogen। अब इक्वेशन कैसे लिखनी है, एसिड when dissolved in water it will lose H plus, it will gain H plus। तो रिएक्शन कैसे लिखनी है, it will lose H plus, जहां से H plus निकला उसका कंजुगेट बेस बना देना CH3COO माइनस प्लस। इसने H plus लूज किया तो इसने गेन किया। It is playing the role of Bronsted base। Bronsted base। This is Bronsted acid। इसने H plus लूज किया, इसने H plus गेन किया, तो क्या बन गया H3O plus। जब भी मैंने आपसे बोला ना राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर K ऑफ समथिंग, तो मेरी क्लास के हर बच्चे को ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए कि जिसका भी Ka पूछ रहे हैं हम उसको एज ए ब्रोंस्टेड एसिड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एसिड
व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल लूज H प्लस, इट विल गेन H प्लस, और जहां से H प्लस हटेगा वहां पीछे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपने इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम raised to power its coefficient into concentration of H3O plus at equilibrium raised to power its coefficient upon concentration of acetic acid at equilibrium raised to power 1 into concentration of water at equilibrium raised to power 1. Equilibrium constant का expression concentration of product raised to power their coefficient divide by concentration of reactant species raised to power their coefficient. उसके बाद क्या करना है? ये वाटर की कंसंट्रेशन टर्म को इसके साथ मर्ज कर देना है। Kc into concentration of water is equal to concentration of acetic acid, acetate ion into concentration of H3O plus upon concentration of acetic acid. अभी कोई बेचैन नहीं होना, सर आपने इसको इसके साथ मर्ज क्यों किया? बस मैं आपको पहले लिखना सिखा रहा हूं, सारे रीजन दूंगा। जब भी यहां पे वाटर दिखेगा, वाटर को उठा के Kc के साथ मल्टीप्लाई कर देना और बोल देना कि ये नया कांस्टेंट है, वी कॉल इट एज Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। ए मतलब कि यू हैव शोन इट लाइक एसिड। एसिटिक एसिड इज प्लेइंग द रोल ऑफ एसिड बिकॉज ये पानी में H प्लस लूज कर रहा है, और जो H प्लस का सोर्स है वो एसिडिक है, इसके लिए वर्ड Ka, कंसेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, वाटर उठा के Kc के साथ मल्टीप्लाई करवा देना और बोल देना कि ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। फिर से अगली एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल पहले मैं कराऊंगा। H2CO3 एक्वस, और मैंने बोला राइट डाउन एक्सप्रेशन ऑफ Ka, तो कैसे लिखना है? H2CO3 when dissolved in water, water is a solvent, H2CO3 will lose 1 H plus, पहले 1 H plus, इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, जब तक कुछ नहीं कहा एक H plus लूज करना है, सो इट विल लूज 1 H plus, तो ये बन जाएगा HCO3 माइनस प्लस H3O plus. It will lose H plus, it will gain H plus. जो H plus gain करेगा, this is Bronsted base, this is Bronsted acid, और जो पिछली क्लास में सीखा था H plus लूज करने के बाद जो बनेगा, this is conjugate base, इसका conjugate base. Bronsted base H plus gain करेगा, it is conjugate acid. अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस एक्वस एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। फिर से वाटर वाली टर्म को उठा के Kc के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगी टर्म आपके लिए कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 एट इक्विलिब्रियम, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड Ka. जिसको भी आपने, जिसके लिए भी Ka का एक्सप्रेशन लिखना है, उसको आपने एज ए एसिड की तरह दिखाना है कि दैट इज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट लूजेस H प्लस, H प्लस लूज करने के बाद उसका कंजुगेट बेस बनाओ और वाटर H प्लस गेन करके H3O प्लस बनाएगा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, वाटर के कंसंट्रेशन Kc के साथ मर्ज कर देनी
और मल्टीप्लाई करके बोल देना कि ये नंबर Ka है। अब फिर से अगली एग्जांपल, इसी की पहले मैंने प्रैक्टिस करवानी लिखने की, क्योंकि पूरे चैप्टर की ये बैकबोन बनने वाला है। यहां पे जितने भी आप मेरे से रीजन पूछोगे, कोई नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, पर मैं सिखाऊंगा क्योंकि मुझे बेस बनाना है। लेकिन ये लिखने आने चाहिए, हाथ से लिखने अपनी कॉपी में, अभी की अभी। अभी किसी ने पूछा कि H3O प्लस ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई सब्सटेंस एसिड है वो वाटर में H प्लस लूज करेगा तो H3O प्लस तो हमेशा रहेगा, हमेशा। Ka of HS माइनस कैसे लिखना है? HS माइनस, you will write it like Bronsted acid when dissolved in water, it will lose H plus, ये H plus लूज करेगा, इसका कंजुगेट बेस S2 माइनस, H प्लस निकलने के बाद पीछे नेगेटिव चार्ज एक बढ़ा दो, प्लस H3O प्लस। पर मुझे एक चीज की चिंता हो रही है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में नहीं हूं ना इस वक्त, कि आपको ये पता लगा -2 क्यों आया, कि आपको ये पता लगा -1 क्यों आया, क्योंकि ये चार्ज की क्लैरिटी आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जैसे H प्लस हटेगा, जो पीछे बचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाउ राइट डाउन एक्सप्रेशन, Ka of HS minus is concentration of sulfide ion into concentration of H3O plus upon concentration of HS minus into concentration of water. अगेन वाटर की कंसेंट्रेशन Ka के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी Kc लिखना था ये, Kc this product is called Ka of HS minus. पहले मुझे ये बताओ कि आपको लिखना आया, करना क्या है। 3 एग्जाम्पल के बाद आपको ये लिखना आ गया, लिखना आ गया तो जल्दी से अपनी कॉपी में इसके लिए इक्वेशन लिखो। चलो शाबाश, राइट डाउन द एक्सप्रेशन, पूरा पूरा कॉपी में लिखो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन लिखने आ गए ना बच्चे, जान है या यानी कि इक्विलिब्रियम की। मेरा बस चले मैं इस वक्त हाथ पकड़ के सिखाऊं बिठा के पास में, लिखो शाबाश। इफ वाटर इज नॉट सॉलिड, पार्थ ऐसा हो ही नहीं सकता। हम यहां पे हम आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी को मिक्स करके एसिड और बेस लिखेंगे। आर्हेनियस की वजह से हमने यहां पे सॉल्वेंट वाटर लिया है, और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी लगा के हम बोल रहे हैं कि ये H प्लस लूज कर रहा है, ये H प्लस गेन कर रहा है। इसलिए यहां पर अभी कोई भी मुझे इस चीज का आंसर ना दे कि सर आपने इसको 1 लिया ना, मुझे नहीं पता, मेरे पे इंप्रेशन अभी मत मारो, मैंने कोई रीजन नहीं बताने अभी। मैं इस वक्त बिल्कुल अपने जैसे एवरेज बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इंटेलिजेंट्स को नहीं पढ़ा रहा हूं। लिख लिया? So H2PO4 minus as an acid when dissolved in water, मैंने सॉल्वेंट वाटर ले लिया, यानी कि मैंने आर्हेनियस की डेफिनेशन भी यूज की। एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर लूजेस इट्स ऑन H प्लस। बताओ क्या लिखूं, क्या प्लस H3O प्लस, क्या आना चाहिए यहां पे? H2PO4 minus will lose H plus to form HPO4 2 minus.
So Ka, which is equal to Kc into concentration of water, is equal to concentration of HPO4 2 minus into concentration of H3O plus upon concentration of H2PO4 minus. बताओ ऐसे लिखा था, राइट? गुड, शाबाश. H2C2O4, like an acid, it will lose one H plus one HC2O4 minus plus H3O plus. तो इक्वेशन क्या आएगी? Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू concentration of HC2O4 minus into concentration of H3O plus upon concentration of H2C2O4, and this is Ka of H2C2O4. बोलो, लिखना आ गया? यही लिखा आपने? ये था आपको मेरे को पहला स्टेप सिखाना. लाइक कि जैसे बच्चे को मैंने बस ये बोला कि ये करना है, बिना जवाब दिए कि क्यों करना है. इस वक्त मैंने अभी आपको दो चीजों के जवाब देने, कि मैंने जिस एसिड के पास एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है उसमें से मैंने एक H प्लस क्यों निकलवाया, दो क्यों नहीं निकलवाए. दूसरा, जो अंदर से खलबली मची हुई है, वाटर उठा के क्यों इधर ले गए. शायद मेरे हिसाब से ये दो मेजर क्वेश्चन है इस वक्त. तो अब मैं पहले आपको यही जवाब देने लगा हूं. खारिश खत्म करते हैं. अब ध्यान से समझना. पुलक चुपचाप बैठा रहे. अभी मैं जो दो सवालों के जवाब दूंगा, ध्यान से सुनना. हो सकता है 10% ऑडियंस को वो ना समझ में आए. चिंता नहीं करनी, एक कान से निकाल देना, दूसरे कान से निकाल देना, चाहे सुन के. कोई नहीं पूछने वाला आपको रीजन. पर आपको ये जो लिखने का काम करवाना था ना, सारे न्यूमेरिकल इस इक्वेशन पे है. अगर आपको ये लिखना आ गया तो मेरी विजय हो गई. जो मैं समझाने लगा हूं उसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी क्योंकि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी करनी है, इसलिए मुझे आपको वो एक्सप्लेन करना है कि ये हम क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं. इसलिए अगले 10-15 मिनट में अगर आपको दो चार चीजें नहीं पता लगी, कोई बात नहीं, समझ लेना किसी काम का नहीं. जल्दी से तुरंत मुझे एक इक्वेशन लिख के दिखाओ. Ka ऑफ H2PO2 माइनस. जल्दी से राइट डाउन द इक्वेशन. राइट डाउन द इक्वेशन फॉर Ka ऑफ H2PO2 माइनस. Write down the equation. Ka of H2PO2 minus. लिख ली इक्वेशन? लिखने के बाद जस्ट मुझे बताओ यस आई हैव डन.
आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू वरदान, मेघ और न जाने जितने भी, जिन्होंने मुझे सबसे पहले लिख के बोल दिया सर इसके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन, डिफाइंड ही नहीं। इसलिए जल्दी से मेरी तरफ से अपनी कॉपी में लिखो ऑसम, वेल डन, टैप योरसेल्फ, कि सर इसमें तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, क्यों लिखेंगे हम। और अगर किसी ने इक्वेशन लिखी है तो उसके कान के नीचे लगाओ कि उसने कॉपी में कैसे इक्वेशन लिख ली, भूल कैसे गए कि इसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन। इसलिए जिसने भी ये अपने लिए पहले बता दिया था कि सर मैंने तो पहली बार पकड़ लिया था, तो वेरी वेरी गुड, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। और जिन्होंने ये गलती की है अपनी कॉपी में लिखो मैं झंडू बाम हूं, पीड़ा हानि बाम। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसका Ka कैसे लिख देंगे हम। ओके, अब इस पूरे चैप्टर में जब भी हम किसी एसिड के लिए ऐसे इक्वेशन लिख रहे थे, एक जनरल एसिड, जनरल, तो हमने ये दिखाया कि वो एसिड वाटर में H+ लूज कर रहा है और ये बना रहा है H3O+ प्लस H3O+ and A-, which is basically conjugate base of Ha। अगर मैंने इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखा तो मुझे लिखना चाहिए एक्टिविटी ऑफ H3O+ at equilibrium raised to power coefficient, activity of A- raised to power coefficient, activity of Ha, activity of water। हम यहां पे दो बड़े बड़े एजम्पशंस लगा रहे हैं। एक, मैंने ये एजम्पशन मानना है कि जब मैंने पानी में Ha मिलाया, पानी में Ha मिलाया तो पानी बेसिकली ऑलमोस्ट प्योर ही है, यानी कि पानी में Ha मिलाया गया तो मेरा सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। क्यों मानी ये एजम्पशन? क्योंकि हम पूरे चैप्टर में एक थ्योरी पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, आवर सोल्यूशन इज आइडियल सोल्यूशन। आपने 12th क्लास में आइडियल गैसेस पढ़े, 11th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में जाके पढ़ोगे आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन है, ए सोल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज डाइल्यूट। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये एजम्पशन मान के चलेंगे, सॉल्यूट व्हेन एडेड इन ए सॉल्वेंट ओवरऑल सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, वाटर व्हिच इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन, still water is written like L, liquid, like we are treating water as a pure, जबकि है नहीं प्योर, वाटर में एसिड मिलाया। पर हमने इस assumption को माना है कि our solution is ideal, and for ideal solution our solution is dilute solution। क्यों आइडियल सोल्यूशन डाइल्यूट को कहते हैं, कंसंट्रेटेड को क्यों नहीं कहते, उसका रीजन क्लास 12th में जाके पढ़ोगे। सो फर्स्ट assumption, our solution is ideal and ideal solution is a dilute solution। Second, activity is always defined in this way, gamma times concentration, where gamma is called activity coefficient and when you assume that your solution is ideal, when you assume your solution is ideal, its value is 1। just like जब आप compressibility factor गैस के लिए पढ़ते थे तो आप ऐसे लिखते थे PV real is Z times PV ideal। तब आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 लेते थे, तो इसी तरीके से आइडियल सोल्यूशन के लिए एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज 1।
It is always true when your solution is ideal, this gamma number is 1. इसलिए इस पूरे चैप्टर में हम जहां जहां एक्टिविटी होगी वहां उसे कंसंट्रेशन से रिप्लेस करेंगे. कंसंट्रेशन से रिप्लेस करना है इनटू गामा को 1 बना के. गामा 1 बनाने का मतलब योर सोल्यूशन इज डाइल्यूट. सो आवर सोल्यूशन इज डाइल्यूट, गामा इज 1, देयरफॉर एक्टिविटी इज concentration. बट एक्टिविटी की रियल डेफिनेशन क्या है? एक्टिविटी इज गामा टाइम concentration of a substance in a given state divided by concentration of the same substance in standard state. और कंसेंट्रेशन की टर्म में आपने थर्मोडायनामिक्स में कुछ एजम्पशन लिखे थे कि किसी भी सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड स्टेट में कितनी ली जाती है. स्टैंडर्ड स्टेट में कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज टेकन एज 1 यूनिट. बताओ 1 क्या? 1 अकेला नहीं, 1 के साथ 1 मोलर. दिस कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर. तो अगर किसी की कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर है, 0.5 मोलर है, यानी कि वो अपनी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में, तो अगर उसकी कंसेंट्रेशन C मोलर है, डिवाइड बाय 1 मोलर कर देना, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में कंसेंट्रेशन इज 1. इसलिए आइडियल सॉल्यूशन होने के कारण गामा इज 1, एक्टिविटी इज कंसेंट्रेशन. इफ इट इज C मोलर, एक्टिविटी इज C विदाउट यूनिट. क्योंकि एक्टिविटी हैज नो यूनिट्स. एक्टिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कंसेंट्रेशन के बराबर है, पर एक्टिविटी हैज नो यूनिट्स. इट हैज नो यूनिट्स, इट हैज नो यूनिट्स, इट हैज नो यूनिट्स, इट हैज नो यूनिट्स. इसलिए जब जब मैंने आपके सामने कहीं भी पूरे चैप्टर में ये यूज किया कि इसकी कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर है, इसकी कंसेंट्रेशन 0.5 मोलर है, इसकी 0.5 मोलर है, जहां मैंने ये वर्ड यूज किए तो आपने अपने दिमाग में लॉक कर लेना है कि जब यहां वैल्यू पुट कर रहे हो आप लिख रहे हो 0.5 मोलर बाय 1 मोलर, 0.5 मोलर बाय 1 मोलर, क्योंकि ये 1 मोलर टर्म चलती जाएगी. अब क्योंकि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं, इसलिए हम इसे अब कैजुअली लेंगे, बस 0.5 लिखते जाते हैं. अगर इसकी कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर है तो 0.2 मोलर डिवाइड बाय 1 मोलर. बट हर बार जब आप एक्टिविटी वर्ड लिख रहे हो तो उसके यूनिट्स नहीं है. अगर कोई ये पूछे हमें एक्टिविटी क्यों लिखनी है, हम एक्टिविटी को क्यों लिख रहे हैं, हम कंसेंट्रेशन लिख लेते, यूनिट के साथ लिख लेते, क्या दिक्कत है? तो अब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके. थर्मोडायनामिक्स में आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा जी इज RT ln, डेल्टा जी इज डेल्टा G नॉट, डेल्टा G नॉट इज माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ की. और अगर किसी नंबर को लॉग के अंदर आपने बिठाया हुआ है तो लॉग के अंदर किसी भी टर्म के यूनिट्स नहीं हो सकते. लॉग के अंदर जो भी नंबर होगा, जो भी टर्म होगी, वो एक न्यूमेरिकल नंबर है, वो डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं हो सकती. किसी भी नंबर का अगर लॉग ले रहे हो तो इसका मतलब कि आपको यहां पर एक ऐसा नंबर रखना है जिसके यूनिट्स नहीं है, जो डायमेंशनलेस है. इट्स ए प्योर नंबर, 1, 5, 6, 2, 3, कुछ भी. इसलिए जब भी हमें K को लिखना है तो K को हमेशा एक्टिविटी की टर्म में बताना. इट्स ए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट्स एक्टिविटी थर्मोडायनामिक टर्म. पर एक्टिविटी डिफाइन कैसे हुई है? concentration of a substance in a given state, यानी कि with a given molarity divided by concentration of the same substance in the standard state. और standard state में हर बार concentration is 1. इसलिए C by 1 करके बोल दे रहे हैं कि activity is concentration. और concentration के आपको यूनिट्स रखने, अगर उसकी मोलैरिटी 0.5, 0.3 कुछ भी है तो by default डिवाइड बाय 1 मोलर, डिवाइड बाय 1 मोलर, डिवाइड बाय 1 मोलर. तो ये जो भी नंबर आप रखोगे ये यूनिटलेस होंगे.
दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि हम इन एक्सप्रेशन ऑफ Kc all terms are substituted using their activity, and we count activity is equal to concentration का numerical value, assuming gamma is 1. We are assuming our solution is ideal solution. जल्दी से लिखो, एंड इट्स ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपको बस डेफिनेशन कंसेप्चुअली आपको पता होने चाहिए. इस चैप्टर में इसका यूज कहीं नहीं होने वाला, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज कभी नहीं पूछने वाली, बट मेरा फर्ज बनता कि आपको क्लैरिटी दूं बस. नोटेड? नाउ अब आपको ये पता है वाटर वी आर ट्रीटिंग इट लाइक ए सॉल्वेंट, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है, और अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है मतलब वाटर इज टेकन इन एक्सेस, और जो भी कंपोनेंट एक्सेस में लिया जाता है उसकी एक्टिविटी यानी कि उसकी कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज विद टाइम. अगर रिएक्शन में आप HA के साथ ये दोनों बना रहे हो, इसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस बहुत स्मॉल आएंगे, नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज. इसलिए आप वाटर की कंसंट्रेशन इट डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद टाइम, इट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट नंबर. अगर कोई नंबर बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये नहीं बदलने वाला. इट इज नो मोर गोइंग टू बी चेंज्ड. जो भी कंपोनेंट एक्सेस में लिया जाता है उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस सिग्निफिकेंटली कभी नहीं आते. उसकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट डजंट चेंज विद टाइम. इसलिए जिसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस नेग्लिजिबली आएंगे उसे कांस्टेंट मान के इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना. तो हम ये मानेंगे कि वाटर की जो एक्टिविटी है, वाटर की एक्टिविटी विच इज इट्स कंसंट्रेशन, पर यहां कंसंट्रेशन कितनी लेनी है? एक्टिविटी इस वक्त कंसंट्रेशन है. फॉर वाटर कंसंट्रेशन इज 55.5 मोलर. कैसे आई 55.5 मोलर? ये भी देखो. मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 liter solution. और अगर मैं वाटर को एक कंपोनेंट ले रहा हूं सॉल्यूशन का, तो 1 लीटर वाटर बेसिकली 1000 मिलीलीटर वाटर है, और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml. तो वाटर का मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000 ग्राम. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज टोटल मास ऑफ वाटर इज दैट इज 1000 ग्राम. अब वाटर के मोल बना दो. यहां से वाटर के मोल कितने आएंगे? मोल्स ऑफ वाटर विल बी 1000 बाय इट्स मोलर मास 55.5 मोल्स. तो 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी कंसंट्रेशन फॉर वाटर इज 55.5 मोलर, और इसकी एक्टिविटी 55.5 मोलर बाय 1 मोलर 55.5 फिक्स. Its concentration will not change with time. It will remain constant because it is taken in excess. It is a solvent. तो इसकी कंसेंट्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, और अब ये इक्वेशन जो भी बनेगी
Kc, इट्स ए कांस्टेंट। तो अब ये बचा एक्टिविटी ऑफ H3O प्लस, एक्टिविटी ऑफ A माइनस अपॉन एक्टिविटी ऑफ Ha, which is written like concentration of H3O plus into concentration of A minus upon concentration of Ha। मैं बाय डिफॉल्ट मान रहा हूं, अब आपको पता है एक्वस। So this is counted like a constant. Constant multiplied by constant is a new constant. We call it as Ka। इसीलिए हम हर बार वाटर को कांस्टेंट काउंट करते हुए उसको Kc में मर्ज कर देंगे, एंड दिस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट वी कॉल इट एज अ न्यू कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। वाटर बीइंग इन एक्सेस, its concentration does not included in expression of Kc as it does not change significantly। यहां पर अब अभी तक जिसको कोई सवाल पूछना है, रेज योर हैंड, आई एम रेडी फॉर डिस्कशन। सुधांशु, सुधांशु, हाँ, मैंने अब पूरे चैप्टर में कहीं एक्टिविटी का जिक्र नहीं करना। मैंने जो भी कंसंट्रेशन मोलैरिटी होगी ना, मैंने वो पुट कर देनी है। वाटर को मैंने कहीं काउंट नहीं करना। वाटर मेरे लिए इस कांस्टेंट में मर्ज हो चुका है। मेरे लिए ये एक्सप्रेशन है Ka इज दिस इनटू दिस अपॉन दिस, जैसा लिखवाया ना, भी प्रैक्टिस करवाइए। पूरे चैप्टर में हम न्यूमेरिकली उसे ऐसे यूज करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन रख देनी इनकी, बस। ठीक है, स्टैंडर्ड है फॉर द सॉल्वेंट वाटर, क्योंकि वाटर का मोलर मास है ना। तो जब तक आप वाटर के लिए लिख रहे हो, हम उसकी एक्टिविटी 55.5 रिकॉर्ड करेंगे। जब तक उस वाटर में कुछ ना कुछ मिलाया गया है, लाइक वाटर इज ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन, इसलिए उसकी ये वैल्यू 55.5 रिकॉर्ड करनी, रिपोर्ट करनी, सॉरी। मोल्स डिफरेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका सॉल्यूट अपनी कंसंट्रेशन बदलेगा, सॉल्वेंट अपनी वैल्यू नहीं बदलता किसी भी सोल्यूशन में। जब आप कभी भी दो कंपोनेंट की रिएक्शंस कराते हो, एक सोल्यूशन की दूसरे सोल्यूशन की, सॉल्यूट सॉल्यूट रिएक्ट करते हैं। सॉल्वेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स वैल्यू। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक बात बताना, सुधांशु, मान लो आपके पास 500 मिलीलीटर पानी है, उसमें से मान लो 2 मिलीलीटर पानी रिएक्शन में चला गया, पीछे 498 मिलीलीटर पानी बचा। 498 मिलीलीटर पानी का मास भी तो 498 ग्राम ही है। हर बार उसकी मास ही उसका वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 है ना। तो उसके लिए तो ये नंबर कभी नहीं बदलने वाला, मोलैरिटी। क्योंकि मोलैरिटी जब आप वाटर की लिख रहे हो ना, ये देखो, मोलैरिटी अगर आपने वाटर की लिखी तो आप क्या लिख रहे हो, मोल्स ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विच इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मोल्स को मैं क्या लिख दूंगा, मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे पास 10 ग्राम पानी है, 10 ग्राम पानी का वॉल्यूम 10 मिलीलीटर है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है। मान लो 10 ग्राम पानी में से कुछ 0.1 ग्राम पानी रिएक्शन में यूटिलाइज हो गया, तो 9.9 ग्राम पानी बचा। पर 9.9 ग्राम पानी का वॉल्यूम भी 9.9 मिलीलीटर हो गया, तो ये रेशो तो कभी नहीं बदलेगी, ये तो कट के 1 ही आएगा, है ना। और अगर आप इसे लीटर में बना रहे हो, मैंने मिलीलीटर में ली ये वैल्यू, तो यहां एक 1000 फैक्टर आ जाएगा, है ना।
तो अब ये मास और ये वॉल्यूम तो वाटर की डेंसिटी बन गए, ये तो फिक्स है, चाहे पानी 10 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, कुछ भी हो। और नीचे मोलर मास है, वो भी नहीं चेंज हो सकता, मोलर मास तो फिक्स है। इसलिए वाटर के लिए मोलैरिटी इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई मुझे ये कह देना, अगर कोई कह देना वाटर यहां पे HCl के साथ कंज्यूम हुआ, मैं कह रहा हूं होए, अगर वाटर का मास घटा भी, अकॉर्डिंगली उसका वॉल्यूम भी घटे। इसलिए ये रेशो हमेशा 1 रहने वाली है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी। मोलर मास फिक्स है, तो वाटर के लिए तो ये कंसेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट नंबर है, और वो कांस्टेंट नंबर हर बार 55.5 है। इसलिए ये जो कांस्टेंट नंबर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आई ये बात? कांस्टेंट लेने, और आप उसे न्यूमेरिकल में कहीं नहीं यूज करने वाले, क्योंकि आपसे जब भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आएंगे, वो पूछा होगा के ए, कोई केसी नहीं पूछेगा आपसे, के ए पूछा है, के ए इज दिस, इसमें कहीं वाटर इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, वेलकम। शुभम, शुभम, हाँ शुभम बोल रहे हो? हाँ शुभम, इन एक्सप्रेशन ऑफ ओहो के ए, ठीक है। दक्ष, दक्ष पूछना कुछ? तुम्हारा माइक ऑलरेडी ओपन है। ओके, आयुष गोयल, हाँ आयुष, अच्छा ओके। एक और आयुष नाम का स्टूडेंट है, सेकंड आयुष, हाँ बोलो। एक्टिविटी और एक्टिव मास दे आर सिनोनिम। एक्टिविटी बोल दो, एक्टिव मास बोल दो, दे आर आइडेंटिकल। सॉल्यूट को नहीं लेना, क्योंकि सॉल्यूट तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रिएक्शन में। सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन तो स्मॉल है ना सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में, मेरी बात सुनना, सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन स्मॉल है ना सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ठीक है? यस और नो? अब मान ले कि मैंने सपोज तुम्हारे सामने लिया ये 0.1 मोलर और ये 55.5 मोलर, ठीक है? मान लो 0.1 मोलर में से 10% चला गया, 10% रिएक्शन में कंज्यूम हो गया। अगर ये 10% रिएक्शन में कंज्यूम हुआ तो ये 0.01 घटा, ये 0.01 घटा, ये 0.01 और ये 0.01 बना, ठीक है? अग्रीड? यस और नो? अगर ये 10% रिएक्शन में यूटिलाइज हुआ तो इसकी कंसेंट्रेशन में जो चेंज आया वो 0.99 हो गया, कुछ 0.1 माइनस 0.0। अब मैं 0.99 के सामने ये जो 55 पॉइंट समथिंग नंबर है, 0.01 का डिफरेंस है, 55.49, हम ये कह रहे हैं कि ये नंबर अभी भी बहुत बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा है इट इज इग्नोरेबल, बट इनके रिस्पेक्ट में मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्मॉल नंबर है, ये सेम रेंज वाले हैं, दिस इज वेरी लार्ज नंबर, इसलिए इसकी कंसेंट्रेशन मेरे लिए कोई चेंज नहीं होने वाली। पर इनके लिए जो मैं कंसेंट्रेशन ले रहा हूं और ये कंसेंट्रेशन जो है दे आर कंपेरेबल, यू कैन नॉट इग्नोर देम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, पुलक गुप्ता, नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक अलग चीज थी, जैसे कि इसको मैं यहां लिख देता हूं, मान ले मैंने बोला कि ये 0.3 मोलर है, इसकी कंसेंट्रेशन 0 टाइम, तो इक्विलिब्रियम आने तक 0.3 में से कुछ x डिसोसिएट हो गए, तो ये भी कुछ x मोलर बने। अब कोई मुझे ये कहे कि इनकी वैल्यू निकालो, इक्विलिब्रियम आने तक ये कितना कितना बने,
तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख दो, इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन अपॉन HA की कंसंट्रेशन which is x square by C minus x. This concentration was 0.3. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था? x by 0.3. ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये अलग चीज है. डिसोसिएशन कांस्टेंट तो हमें ये बताएगा कि ये कितना कितना बनेगा. लार्जर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, लार्जर द वैल्यू, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ x. स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका मतलब लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ दिस नंबर. तो किसी भी एसिड से आने वाले H प्लस और A माइनस की कंसंट्रेशन किस हद तक ज्यादा होगी या कम होगी, वो हमें इस Ka नंबर से पता लगेगा. इवेंचुअली इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी हमें Ka से मिल रही है, क्योंकि डेल्टा G नॉट इज माइनस RT log Ka. जितना Ka नंबर ज्यादा होगा उतना डेल्टा G नॉट मोर नेगेटिव. जितना डेल्टा G नॉट मोर नेगेटिव, उतनी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी आगे मूव फॉरवर्ड जाने की ज्यादा होगी. तो मैं बोलूंगा कि Ka का ताल्लुक है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताना. टू व्हाट एक्सटेंट दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. जितना ज्यादा Ka नंबर होगा उतना डेल्टा G नॉट मोर नेगेटिव होगा. जितनी Ka की वैल्यू हाई होगी उतनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिलेटिव टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने तक ज्यादा होगी. This is the significance of Ka. दोबारा बोलो, किसके लिए? हाँ, लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka यानी कि स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, क्योंकि जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो वाटर में H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, और जिस एसिड की H प्लस लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो इनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा बनाएगा. उससे हम बोलेंगे कि हमारा एसिड स्ट्रांग है या वीक है. एक एसिड की स्ट्रेंथ को दूसरी एसिड के साथ कंपेयर करने के लिए हमें Ka वर्ड की जरूरत है. Ka is used to compare one acid with respect to another acid. To compare the acidic strength, we used to know the value of Ka. Ultimately, it's an equilibrium constant. And for a given temperature, equilibrium constant does not change. जब तक T चेंज नहीं होता, Ka चेंज नहीं होगा. अब क्योंकि हमारे रिएक्शन में गैसियस स्पीशीज नहीं है, तो जब हमारी गैसियस स्पीशीज नहीं है तो जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी स्टैंडर्ड स्टेट के हिसाब से डिफाइन होगा, क्योंकि दे ऑल आर सॉल्यूशन टर्म्स, दे ऑल आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन में जब भी कोई टर्म होगी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट उसकी कंसंट्रेशन से देखी जाएगी. तो उसकी कंसंट्रेशन हम Kc से देखेंगे. अब Kp नहीं लगाना, क्योंकि यहां पे कोई भी चीज गैस नहीं है, कोई भी कंपोनेंट गैसियस नहीं है. ओके, मेघ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. हाँ, अगर H2O से बचना चाहते हैं तो. बट अगर कोई कहे कि हमें नहीं बचना H2O से, तो हम कहेंगे कि आप ऐसे लिख लो. और अगर H2O से बचना है तो ऐसे लिख दो. ये देखो, Ka आएगा तब भी, क्योंकि रियलिटी में तो ये हो रहा है. रियलिटी तो ये है, वो तो उससे बचने के लिए आपने एक ऑल्टरनेटिव मेथड लिख दिया. अगर कोई कह दे कि मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख रहा हूं, aqueous HA by default, मतलब H is dissolved in water, produces H plus into A minus. मैं कहूंगा जब तक आप यहां aqueous लिख रहे हो ना, ideally it is always there. Ideally it is this. इसलिए भले आप किसी रिएक्शन के लिए, किसी एसिड के लिए इक्वेशन ऐसे लिख दो, पर टेक्निकली आपको उसका Ka लिखते वक्त यही लिखना पड़ेगा, H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू उसके कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA. लिखना आपको ऐसे ही पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि हमने यहां से वाटर हटा दिया. रियलिटी में तो आपने यहां पे वाटर लिखा है, उसी वाटर को आपने Kc में मर्ज करके Ka लिखा है.
ठीक है, तरुण, आ, हाँ हाँ, आ रहा हूं, आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, उस पे। यशराज पांडे, पांडे जी, हाँ। हम्म, वेरी गुड। जब मैं यहाँ पे, वेट 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 वेट, जब मैं बोल रहा हूं ना कि द एसिड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग इफ इट्स हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ के, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं बिटवीन द वीक एसिड्स। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो तो पूरी तरह डिसोसिएट होंगे, उनमें तो इरिवर्सिबिलिटी आएगी, और जहां इरिवर्सिबिलिटी करके हम लिखेंगे ना, वहां हम के ए डिफाइन भी नहीं करते। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए के ए वर्ड हम यूज भी नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव इनफाइनाइटली हाई के ए। क्यों? क्योंकि ये देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आप अगर कोई के का एक्सप्रेशन लिखे तो आप कैसे लिखोगे? अगर ये 0.3 मोलर पूरा खत्म हो गया, ये भी 0.3 बना, ये भी 0.3 बना, अब आप लिखोगे 0.3 इंटू 0.3 अपॉन 0, तो थ्योरेटिकली इट इज इंफिनिट। रियलिटी में इंफिनिटी नहीं होता कभी भी के, ये सिर्फ लिखने के लिए दिख रहा है, पर ये आपको ये दिखाने के लिए कि जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में 100% डिसोसिएशन होगा, उसके लिए हम के ए डिफाइन नहीं करते। आप ये कह सकते हो उसके फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी इनफाइनाइटली लार्ज है, तो उस रिएक्शन के लिए के नंबर इज सो हाई कि उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन का डेल्टा जी इज एक्सट्रीमली नेगेटिव, यानी कि उसकी फॉरवर्ड की स्पॉन्टेनिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, और अगर कोई कहे कि आपने फिर के ए को क्राइटेरिया बनाया, तो मैं कहूंगा मोर देन वन वीक एसिड्स में रिलेटिवली कंपैरिजन करने के लिए कि दिस एसिड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू अदर वीक एसिड्स। तो अगर कोई बोल दे ये भी एक वीक एसिड है, ये भी एक वीक एसिड है, दोनों को कंपेयर करो, मैं कहूंगा दोनों में जिसका के ए ज्यादा होगा रिलेटिवली वो दूसरे के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। वर्ष ने, आकाश वर्ष ने, आकर्ष वर्ष ने, आकर्ष, हाँ हाँ, देखो सॉल्वेंट जब तक नहीं बदला तब तक तो 55.5 है, और हम पूरे चैप्टर में वाटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा ये भी सुन, अगर कोई कहे कि वाटर सॉल्वेंट लेके क्यों चल रहे हैं, हम आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। विशाल, विशाल, हाँ बेटा। जब तक वो प्योर सॉलिड हो, प्योर लिक्विड हो, आपकी बार वाटर प्योर नहीं है, वाटर इज ए पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, आपकी बार वाटर प्योर नहीं है, वाटर में हमने कुछ मिलाया है, एसिड या बेस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि अगर कोई एसिड पॉलीप्रोटिक है, पॉलीप्रोटिक एसिड like H2CO3, it has more than one एसिडिक हाइड्रोजन। तो बच्चों ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, पेशेंस के साथ। H2CO3 क्योंकि डाइप्रोटिक एसिड है, तो अब जब भी कोई एसिड H+ लूज करेगा एक से ज्यादा, वो सीधा एक स्टेप में लूज नहीं करेगा, वो स्टेप बाय स्टेप करेगा। तो उसको लिखना कैसे है? H2CO3 साथ के साथ लिखो मेरे कॉपी में, पहले इसका एक H+ लूज करना है, एक H+, तो ये बनाएगा HCO3 माइनस प्लस H3O+। अब इस रिएक्शन का जब आप Ka लिख रहे हो, किसने एसिड का रोल प्ले किया? H2CO3 ने। ये टैग लगाना है कि Ka किसका? H2CO3 का, जिसने एसिड का रोल प्ले किया। दैट इज रिटन लाइक कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन into concentration of H3O+ upon concentration of H2CO3।
क्योंकि ये 2H+ लूज कर सकते हैं, तो अब HCO3- विल फर्दर लूज इट सेकेंड H+। तो अब उसके लिए सेकेंड इक्वेशन लिखोगे इसके लिए, क्योंकि ये अब अपना सेकेंड एसिडिक हाइड्रोजन लूज करेगा, HCO3- will lose H+ in water and it will produce CO3 2- plus H3O+। और अब इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे write down its Ka, write down its Ka। अब आप इक्वेशन लिखोगे Ka of HCO3- this is playing the role of acid, equal to concentration of carbonate into concentration of H3O+ upon concentration of HCO3-। just a minute, वॉल्यूम आ रही है सबको? आयुष, दक्ष, वरदान, वॉल्यूम लो हुई है वॉल्यूम? 1 मिनट, ओके, जस्ट ए मिनट, मैं अभी आपको पूरा रेक्टिफाई करके देता हूं। हो गया ठीक? ओके ओके ओके। अब जब आप इस इक्वेशन का Ka लिख रहे हो ना, ये HCO3- ने एसिड का रोल प्ले किया। अब देखो मैं इसके लिए क्या लिख रहा हूं, दिस नंबर इज कॉल्ड H2CO3 के रिस्पेक्ट में पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इस नंबर को लिखा जाएगा H2CO3 के लिए सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी कि H2CO3 ने पहला H+ लूज किया, तो H2CO3 खुद एसिड, तो आप लिखोगे Ka1 of H2CO3, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। सेकेंड टाइम HCO3- ने H+ लूज किया, तो इट इज जस्ट लाइक कि H2CO3 का सेकेंड प्रोटॉन निकला, तो H2CO3 की नजरों में उसका सेकेंड प्रोटॉन निकला, तो ये बनेगा Ka2 of H2CO3 which you can write like Ka1 of HCO3-। अगर कोई कह दे इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, Ka1 of H2CO3 into Ka2 of H2CO3। दिस इक्वेशन बिकम्स, व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ, तो आप ये देख सकते हो अपनी कॉपी में, ये कट जाएगा, ये टर्म इसके साथ कटेगी, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, H3O+ का स्क्वायर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H2CO3। अगर कोई बच्चा H2CO3 को पहले स्टेप में दोनों बार H+ लूज करता एक ही स्टेप में, तो वो इस इक्वेशन को ऐसे लिखता, अगर मैं इसके दोनों H+ लूज करवा दूं 2 मोल वाटर लेके, तो अगर आप इस इक्वेशन का Ka लिखते, Ka, तो आप क्या लिखते, इसका H3O+ का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, ये नंबर, इनटू इसकी कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसेंट्रेशन, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो किसी एसिड, अगर कोई पॉलीप्रोटिक है, तो अगर उसके पास मोर देन 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो उसके 2 Ka डिफाइन होंगे, पहला Ka और दूसरा Ka। उसका दूसरा Ka उसके पहले कंजुगेट बेस का Ka1 होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसका दूसरा Ka उसके पहले कंजुगेट बेस का Ka1 होगा। और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी ये, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा भी था, 2 स्टेप्स को ऐड करने से उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। याद आया कुछ? तो किसी पॉलीप्रोटिक एसिड के Ka को कैसे लिखना है, ये चीज हमने यहां पे सीखी। तो अगर मैंने आपसे कभी भी
कोई भी ऐसा एसिड पूछा आपसे जो पॉलीप्रोटिक हो, लाइक फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो कभी भी आपने फॉस्फोरिक एसिड को जिसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है एक ही स्टेप में नहीं तोड़ देना। आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? इट विल लूज इट्स फर्स्ट H प्लस टू प्रोड्यूस H3O प्लस, और इसका पहला कंजुगेट बेस बनेगा H2PO4 माइनस। तो इस रिएक्शन के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखोगे? Ka1 of H3PO4। Who has played the role of acid? H3PO4 ने खुद किया है। It is playing the role of acid Ka1, which is concentration of H3O plus into concentration of H2PO4 minus upon concentration of water. Oh, sorry, H3PO4. Second time, this will lose its second H plus. H2PO4 minus is playing the role of acid. It will lose H plus in water. तो अब इसका कंजुगेट बेस बनाओ, क्योंकि ये H प्लस लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा? HPO4 2 माइनस प्लस H3O प्लस। तो अब की बार आप लिखोगे Ka2 of H3PO4, यानी कि H3PO4 के लिए सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इक्वल टू Ka1। किसका Ka1? H2PO4 माइनस का। So H2PO4 minus के लिए Ka1 is written like concentration of HPO4 2 minus into concentration of H3O plus upon concentration of H2PO4 minus. It can lose still 1 H plus more. तो अगली बार HPO4 2 minus को एज ए एसिड डिसोसिएट करवाओ, H प्लस लूज करवाओ, क्या बनेगा? फॉस्फेट आयन प्लस H3O प्लस, एंड यू राइट द इक्वेशन एज Ka3 of H3PO4 which is equal to concentration of phosphate into concentration of H3O plus upon concentration of H2PO4 minus। पर मुझे ये बताइए Ka3 of H2PO4 minus Ka3 of H3PO4 को आप किसका Ka1 लिखोगे और किसका Ka2 लिखोगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दोज हु वांट टू लीव द क्लास दे आर मोस्ट वेलकम। मैं नहीं अभी खत्म कर रहा, मैं 5-10 मिनट्स और खींचूंगा। Ka3 of H3PO4 कैन बी रिटन एज Ka1 of what एंड Ka2 of what। ये किसके लिए पहला Ka है और किसके लिए सेकंड Ka है? किसके लिए ये पहला डिसोसिएशन है? HPO4 2 माइनस के लिए, क्योंकि इसके डिसोसिएशन पहली बार हुई है। पर अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं H2PO4 माइनस के लिए, यही इसका सेकंड डिसोसिएशन है, तो मैं बोलूंगा दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज Ka2 of H2PO4 minus and Ka1 of HPO4 2 minus. They are identical. अगर आपको ये नहीं समझ आया तो क्लास से मत भागना। अगर बम में दर्द हो रही है ना तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, लाइव मत सुन लेना, फिर रह जाओगे पीछे। रिकॉर्डिंग ही सुनो, लिसन वेरी केयरफुली। इसीलिए मैंने पेशेंसली इस पॉइंट को पढ़ाना है। जिनको जाना है वो चले जाए। किसी भी एसिड के लास्ट कंजुगेट बेस के लिए जो उसका फर्स्ट Ka है, वो उसके मिडल कंजुगेट बेस के लिए उसका सेकंड Ka था। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड अगर खुद एसिड का रोल प्ले करेगा तो ये पहले लूज करेगा HC2O4 माइनस, ये इसका पहला कंजुगेट बेस। अब जब ये H प्लस लूज करेगा ये बनाएगा ऑक्सैलेट, इसके आगे ये और H प्लस नहीं लूज कर सकता। तो अब आप बोलोगे
H2C2O4 के लिए Ka1, तो आप इक्वेशन लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HC2O4 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2C2O4। बाद में आपने इसी छोटी छोटी चीजों के लिए दर दर भटकना डाउट क्लासेस में, इसलिए अभी कान खोल के समझ। HC2O4 माइनस जब ऑक्सालेट बना रहा है, ये इसकी रिस्पेक्ट में पहला कंजुगेट बेस है, इसका डिसोसिएशन तो पहली बार हो रहा है, पर ये बनाने के लिए ऑक्सालिक एसिड का डिसोसिएशन दूसरी बार हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे? फॉर HC2O4 माइनस इसका पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट इज बेसिकली सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ऑक्सालिक एसिड खुद, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of oxalate upon concentration of HC2O4 minus। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई है? Is this point clear to everybody? फटाफट ये बताओ, what will be the meaning of Ka1 into Ka2? इन दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट, इन दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ऑक्सालिक एसिड। जब दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट किया तो अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन ऐड कर सकते हो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ऑक्सालिक एसिड प्लस 2 वाटर प्रोड्यूसिंग ऑक्सालेट आयन प्लस 2H3O प्लस। Overall dissociation constant is multiplication of dissociation constant of individual step. I hope this point is clear to everybody. Sure? Okay, last line. अगली क्लास में वही आए जो इसकी घर में रिटर्न प्रैक्टिस करके आए, क्योंकि अगली क्लास से बम्पर पढ़ने शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसको घर में लिख के प्रैक्टिस करके आना है, वरना मत आना। तो मैं होमवर्क में 3 चीजें दे रहा हूं, आपने इक्वेशन लिखनी है। Ka1 ऑफ HS माइनस के लिए इक्वेशन लिखो, राइट डाउन द इक्वेशन। Ka2 ऑफ H2S के लिए क्या इक्वेशन आएगा? Ka2 ऑफ H3PO2 क्या इक्वेशन आएगा? Ka1 ऑफ H2PO3 माइनस के लिए क्या इक्वेशन आएगा? You have to write down this question as a homework for your self study. This as a homework you have to write down the equation, proper equation लिखनी है पूरी, Ka का एक्सप्रेशन लिखना है। लास्ट पॉइंट, for any acid which is polyprotic, its first dissociation constant is much larger than second dissociation constant, then third dissociation constant. It is always true for the same acid which is polyprotic, उसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट उसके सेकंड और थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट से हमेशा बड़ा होगा। अब इस लाइन का मतलब समझो, फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। बच्चों एक चीज बताना, जब आपने पहला H+ निकाला था, जब आपने पहला H+ निकाला तो एक न्यूट्रल स्पीशीज से निकाला, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, पर दूसरी बार H+ जब निकाल रहे हो ना, एक एनायन से निकाल रहे हो, और एनायन H+ को टाइटली पकड़ के रखेगा, वो नहीं चाहेगा कि कोई पॉजिटिव चीज निकले। ध्यान से समझो,
पहला H प्लस एक न्यूट्रल स्पीशीज से निकला, पर दूसरा H प्लस एक एनायन से निकल रहा है, और एनायन H प्लस को पकड़ के रखना चाहेगा। एनायन H प्लस को लूज नहीं करना चाहता क्योंकि वो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए सेकेंड टाइम इसके डिसोसिएट करने की टेंडेंसी बहुत कम है। सेकेंड टाइम इसका डिसोसिएशन इज स्मॉल, फर्स्ट टाइम इट्स डिसोसिएशन इज लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर H3PO4 ट्राइप्रोटिक है ना, तो जब ये पहला H प्लस लूज करेगा, माइनस पहला H प्लस, ये बना H2PO4 माइनस, इसने एक और H प्लस लूज किया, ये बना HPO4 2 माइनस, इसने एक और H प्लस लूज किया, PO4 3 माइनस। तो जैसे जैसे ये अपना H प्लस लूज कर रहे हैं, पहली बार H प्लस न्यूट्रल से निकला, दूसरी बार H प्लस -1 स्पीशीज से निकला, तीसरी बार H प्लस -2 चार्ज वाली स्पीशीज से निकला। तो मेरे बच्चे जैसे जैसे एनायन पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, उसकी टेंडेंसी H प्लस लूज करने की कम होती जाएगी, क्योंकि वो अपने H प्लस को टाइटली पकड़ के रखेगा। इसलिए फर्स्ट डिसोसिएशन इज ऑलवेज हाई, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लार्ज, पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट इज मोर, second time H plus has to be lost from an anion, and anion will hold proton tightly, it will not like to lose H plus, इसलिए second time इसकी tendency to dissociate is less, third time इस पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से उसकी टेंडेंसी प्रोटॉन को पकड़ने की और ज्यादा हो गई, तो वो तीसरी बार H प्लस बहुत मुश्किल से लूज कर रहे हैं। इसलिए एवरी टाइम सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट decreases. So every time successive degree of dissociation of acid as well as successive dissociation constant of polyprotic acid decreases. Most important conclusion, most important. I hope आपको ये चीज समझ में लग गई होगी. So class is over. I am going to end up the meeting. From my side you can exit. But जिन बच्चों को कुछ doubt रह गया, वो they can raise the hand. They can clearly ask their query. So going to end up the meeting. Those people who want to exit, they can leave, and those who have the doubt, they are most welcome to ask their query.